हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, वो चाहे आर्टिकल्स हो या फिर अभी तो हम एडिटोरियल नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर मैं एडिटोरियल की भी क्लास लूँगा और उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो प्री या मेंस की, या फिर कोई स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर सीएपीएफ की कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। ठीक है, या फिर कोई एसएसबी किसी की आई हो, या फिर डायरेक्ट एंट्री हो, या फिर लेटरल एंट्री हो, या फिर कोई क्वालिफाई कर रहा हो वो भी यहाँ से अपने पॉइंट्स जीडी के और लेक्चरेट के पॉइंट्स यहाँ से निकाल सकता है। और ख़ासकर अगर कोई एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो भी यहाँ से डेली देख के प्रिपरेशन कर सकता है। और करंट अफेयर ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, और जो बच जाता है वो मैं संडे को वीकली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड करता हूँ, उस पर देखने से संडे में भी कवर हो जाता है पूरे वीक का। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 10 जनवरी, तो आज हम देखते हैं क्या क्या खबरें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो पहली खबर है तमिलनाडु गवर्नर वॉक्स आउट। हुआ यह है कि तमिलनाडु के गवर्नर जब अपने स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने सीएम के ऑब्जेक्ट करने के बाद, यानी कि बोलने के बाद, वो वॉकआउट कर दिए, यानी कि वो निकल गए, स्पीड छोड़ के बीच में चले गए। ठीक है, तो ये टीएन रवि है। थोड़ा सा टीएन रवि के बारे में, राइट, टीएन रवि के बारे में। ये एक ब्यूरोक्रेट है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट है, ये रिटायर्ड एक ब्यूरोक्रेट है और ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। ठीक है, अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोभाल जी हैं, राइट, अजीत डोभाल जी। तो ये फॉर्मल डिप्लोमेट रहे हैं, फॉर्मल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और इन्होंने अपनी रेजिग्नेशन के बाद जब रिटायर हुए तो इनको गवर्नर बना दिया गया है। 2013 में इन्होंने रिटायरमेंट ली थी। खैर, तो ये गवर्नर बने हैं। तो जब गवर्नर बनते हैं तो जब नई असेंबली शुरू होती है, न्यू लेजिस्लेचर अगर जब शुरू होता है तो उस टाइम पे गवर्नर को स्पीच देना होता है। ठीक है, तो वो स्पीच दे रहे थे। एम के स्टैलिन की वहाँ पे सरकार बनी है, एम के स्टैलिन की सरकार है, तो वो स्पीच दे रहे थे। ठीक है, तो हुआ ये कि जो टीएन रवि साहब हैं, जो गवर्नर साहब हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जो पास किया हुआ रहता है, ठीक है, मिनिस्टर के द्वारा, जो भी स्टेट असेंबली के जो मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा पास किया रहता है, वही पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, एक तरह से गवर्नर को पढ़ना होता है। तो ये पढ़ रहे थे, तो बीच बीच में वो कुछ चीज़ें छोड़ दे रहे थे। ठीक है, तो इस पे एम के स्टैलिन साहब ने ऑब्जेक्ट किया। जो सीएम थे उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि आप ये कैसे छोड़ रहे हैं, आपको ये पढ़ना होता है। ठीक है, कि प्रॉस्पेरिटी और जो भी यहाँ की चीज़ें हैं लेजिस्लेचर में, जो भी यहाँ की स्टेट की जो सच्चाई है उसको हमने लिखा है, ये मेजॉरिटी के द्वारा पास हुआ है, आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो 2-3 बार ऑब्जेक्ट करने के बाद ये क्या हुआ कि ये चले गए। ठीक है, इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया और ये चले गए। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट, पहली बार तमिलनाडु में ऐसा हुआ है कि कोई पहली बार तमिलनाडु में कोई गवर्नर छोड़ के गया है। इससे पहले केसेस हुए हैं, ज़्यादातर साउथ में केसेस हुए हैं, जिसमें केरला में हुए हैं, केरला में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे केसेस हुए हैं, और इवन वेस्ट बंगाल में भी हुआ है। ठीक है, तो होता यह है कि जो गवर्नर होता है उनको पढ़ने को दिया जाता है, तो ये अपने हिसाब से छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम बाद में जो इसका ट्रांसलेशन होता है उसमें कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो रहा था, और जो इसका जो पढ़ा जाता है इसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। तो जो रवि साहब हैं उन्होंने कहा कि हम क्या कर देंगे कि जो रिकॉर्ड है उसमें हम चेंज कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से एम के स्टैलिन और भी लोगों ने, जो अपोजिशन थे वहाँ के, और उन लोगों ने अपोज किया, तो ये छोड़ के चले गए। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है सेंसस से रिलेटेड है, यानी कि डिसेंशियल सेंसस, यानी कि हर 10 साल पे हमारे यहाँ सेंसस होती है। ठीक है, तो हर 10 साल सेंसस होती है। तो इस बार क्या हुआ है कि जो सेंसस होना था वो 2021 में होना था। ठीक है, लास्ट सेंसस हम 2011 से चल रहे हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डेटा रिलेटेड है, जिससे हम वेलफेयर स्कीम बनाते हैं। ठीक है, वेलफेयर स्कीम बनाते हैं, या फिर नेशनल
फैमिली हेल्थ सर्वे करते हैं उसमें भी किसका डेटा यूज़ करते हैं हम, 2011 का डेटा यूज़ करते हैं। तो इस बार क्या हुआ है कि 2021 में क्या हुआ था कि मई 2020 में शुरू हो जाना था, राइट, मई 2020 में शुरू हो जाना था, पर कोविड-19 की वजह से ये शुरू नहीं हो पाया और गवर्नमेंट ने कहा कि हम फर्दर डिले के लिए तब तक स्थगित कर देते हैं, ठीक है, पोस्टपोन कर देते हैं फर्दर डिले के लिए, फर्दर डेट्स के लिए। तो 2021 में हुआ, फिर 2021 में भी नहीं हो पाया कोविड की वजह से, 2022 में भी नहीं हो पाया। तो अब सितंबर 2023 तक कहा है सरकार ने कि हम तब तक तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बाउंड्रीज मेंटेन करेंगे, बाउंड्रीज बनाएंगे, तो बाउंड्रीज बनाने के 3 महीने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, सेंसस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिले हो रहा है वो कई सारे रीजंस, इसके रेपरकशन हैं, यानी कि जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कई सारे हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जैसे कोई डिसएडवांटेजेस में क्या है कि अगर कोई सरकार वेलफेयर स्कीम बना रही है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कलेक्ट डेटा ही नहीं है, ठीक है, डेटा ही नहीं है हमारे पास जो ऑथेंटिक डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, स्कीम हम कैसे लागू करेंगे। और फिलहाल की बात, अगर हम पीडीएस चल रहा है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि जो अभी हम फ्री का अनाज दे रहे हैं या फिर राशन कार्ड है, तो उसमें हम जो अनाज दे रहे हैं उसमें हमारे पास डेटा ही नहीं है। अगर 2011 के सेंसस से देखें तो उस टाइम 121 करोड़ की जनता थी, हमारे यहाँ पॉपुलेशन थी, और हम करीब 68 करोड़ लोगों को हम क्या दे रहे थे, राशन दे रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि अब चेंज हुआ ही है, ठीक है, पॉपुलेशन तो चेंज होगी, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ डेटा नहीं है। तो हम एक्चुअली में नहीं कह सकते कि मान लीजिए कि डेटा 140 करोड़ हुई है कि 135 करोड़ हुई है, और उसमें से हम कितने % लोगों को पीडीएस में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस है एक तरह से, ठीक है। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है वो है माइग्रेंट्स को लेके, क्योंकि अगर माइग्रेंट्स को देखें तो माइग्रेंट सबसे ज़्यादा दिखे थे किस टाइम पे, जो अफरा तफरी मची जब कोविड में लॉकडाउन हुआ था। कोविड में जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो माइग्रेंट्स थे वो क्या थे कि अपने घर को जा रहे थे पैदल ही, ठीक है, पैदल जा रहे थे, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई अपने साधन से जा रहा है। तो इस वजह से माइग्रेंट्स को भी दिक्कत हो रही है कि पहचानने में कि कौन कहाँ पे माइग्रेंट्स है और कितने माइग्रेंट्स हैं और उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो माइग्रेंट्स के सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है, अगर पॉपुलेशन सेंसस यानी कि जो सेंसस नहीं होता है तो माइग्रेंट्स को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार ने कह दिया कि अभी 2023 सितंबर 2023 तक तो हो नहीं सकता है। तो अब देखते हैं कि कब होगा, और जो डिले है वो सरकार ने बढ़ा दिया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होता है, ठीक है। तो इसके जो स्टेट मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय जी, स्टेट मिनिस्टर जो हैं होम अफेयर्स के, तो उन्होंने कहा है कि हम फर्दर डिले को बढ़ा दिए हैं और करीब इसमें 11 महीने लगते हैं, ठीक है, सेंसस को कंप्लीट होने में करीब 11 महीने लगते हैं। और जो एक फैक्चुअल डेटा ये है कि 1881 में, यानी कि 1881 में हमने जब कॉलोनियल थे, तो उस टाइम पे सिंक्रोनाइज वे में, मतलब कि एकदम अच्छे तरीके से सेंसस स्थापित किया गया था, मतलब सेंसस कराया गया था ब्रिटिश के द्वारा, और हर 10 साल पे ऐसे होता है, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तब मैंने समझा कि हाँ, ऐसे क्या प्रॉब्लम फेस करता हूँ। तो जब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ तो होता ये है कि मैं कोई अगर रिसर्च पेपर पढ़ना चाहता हूँ तो रिसर्च पेपर मुझे ईजिली मिलता नहीं है, ठीक है, ईजिली मेरे को एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए मुझे या तो फ़ी पे करनी होगी, एक लमसम अमाउंट पे करना होगा अराउंड 3000, तब मैं जाके कोई रिसर्च पेपर पढ़ सकता हूँ, वो चाहे कोई साइंटिस्ट हो या फिर कोई जो भी है रिसर्चर है, जो जिसका जो थीसिस है वो पब्लिश हुई है, तो मुझे मिलता नहीं, या फिर किसी को नहीं मिलता है।
तो इसी पे आर्टिकल है कि द ओपन एक्सेस मूवमेंट टू मेक एकेडमिक पेपर्स एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो जैसे मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो वैसे सभी लोग प्रॉब्लम फेस करते होंगे, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने कहा है कि हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पे काम करेंगे, ठीक है, वन सब्सक्रिप्शन पे काम करेंगे। मतलब कि सरकार ने कहा है कि अगर जो भी पब्लिश्ड जो भी थीसिस वगैरह हैं, जो भी रिसर्च पेपर हैं, उनको हम एक्सेसिबल कराएंगे और एक देश में एक सब्सक्रिप्शन से आप पढ़ सकते हैं सारे थीसिस वगैरह जो भी रिसर्च पेपर साइंटिस्ट के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट के द्वारा तो लिख दिए गए हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या है जैसे देखते हैं। अभी हम मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, राइट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और ये वॉल है, ये क्या है, पे वॉल है, यानी कि पैसे देने के बाद, और यहाँ पे है रिसर्च पेपर है, राइट, ठीक है। और रिसर्च पेपर किस में है, जर्नल्स में, मतलब किसी के द्वारा छापी गई हैं, ठीक है, मैगजीन्स वगैरह में। तो अगर स्टूडेंट इसको एक्सेस करना चाहेगा तो उससे इससे पास होना पड़ेगा, राइट, यानी कि उसे पैसे देने पड़ेगा तब ये पढ़ पाएगा। तो फिर इससे तो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, इससे एक्सेसिबल नहीं है। तो एक जो ड्यूक यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो इंडिया में अगर मान लीजिए कि 100 क्या है कि अगर थीसिस हैं, 100 रिसर्च पेपर हैं, तो उसमें जो मेन 59 है वो किससे प्रोटेक्टेड है, पे वॉल से प्रोटेक्टेड है, यानी कि ये 59 इसके अंदर आती हैं। आप 59 अगर पढ़ना चाहते हैं, इन जर्नल्स को पढ़ना चाहते हैं, इन रिसर्च को पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने साइंटिस्ट ने लिखा है और पब्लिशर ने पब्लिश किया है अपने एंड से, और इसके लिए प्राइस भी पे किया है रिसर्चर को, इनफैक्ट रिसर्चर ने भी पैसे दिए हैं एडिटर को ताकि वो अपने पेपर छपवा सके, तो उसको पढ़ने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी का आपको नहीं देना पड़ेगा, जो 41 रिमेनिंग है वो इन द रेयर केस है, उनको नहीं देना पड़ता है, ठीक। तो ये ड्यूक यूनिवर्सिटी की एनालिसिस थी, और इसके पीछे अगर हम बात करें तो अगर एवरेज पैसों की बात करें तो 3,000 रुपये करीब देने पड़ते हैं एक रिसर्च पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो सरकार ने ये कहा है कि मान लीजिए कि ये तो ए जर्नल है, ठीक है, तो इसने जो इसके अंडर जो थीसिस छापी गई है, जो रिसर्च पेपर छापे गए हैं, तो ये तो ए वाला भी पैसा लेगा, और मान लीजिए कि स्टूडेंट को दूसरा बी वाला भी अगर ज़रूरत पड़ जाए, जो बी जर्नल में छपा है रिसर्च पेपर, तो स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ पे भी पैसा देगा, ठीक है। तो इसी बैरियर को हटाने के लिए, इसको एक करने के लिए सरकार ने एक मूवमेंट एक तरह से चलाया है और उस पर बात भी की है, और करीब इसमें सरकार ने 1500 करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं, ठीक है, 1500 करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं ताकि जो ये जर्नल्स हैं, जो भी रिसर्च पेपर हैं, वो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आ जाए, और एक सब्सक्रिप्शन के अंदर सभी लोगों को मिल जाए, एक्सेसिबल हो, इजी एक्सेसिबल हो, सभी लोग पढ़ सके, वो चाहे कोई स्टूडेंट्स हो, टीचर हो या फिर कोई रिसर्चर हो, सभी को मिल जाए, ठीक है। और पेपर में था कि जैसे रिसर्च पेपर छापे कैसे जाते हैं, तो रिसर्च पेपर छापने की बात ये होती है कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पीएचडी कर रहा हूँ, राइट, पीएचडी कर रहा हूँ या फिर मैं कोई रिसर्च वगैरह कर रहा हूँ पीएचडी करके, तो जब मैंने ये रिसर्च अपनी कंप्लीट की, ठीक है, जब मैंने ये रिसर्च कंप्लीट की, तो मान लीजिए कि ये सी एडिटर है, मैं इसके यहाँ गया, ठीक है, ये एक क्या चलाता है, जर्नल चलाता है, और ये बहुत फेमस है, ठीक है, ये बहुत फेमस है अपने इंडिया में। तो इसके पास मैं गया कि भाई ये मेरा रिसर्च पेपर है, तुम इसे कॉपीराइट दे दो और मुझे इसे छाप दो। तो इसने कहा कि ठीक है। तो एक तो पहले ये अगर आप नए हैं तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं, आप नए से जानते हैं, ना ये आपको जानता है, ना आप फेमस है जिसकी वजह से आपको ये ले आपके। तो क्या होता है कि कभी कभार जो स्टूडेंट्स होता है वो पे करता है, ठीक है, पे करता है इसको, भाई ये लो पैसे थोड़े से छाप दो और जो भी रॉयल्टी होगी वो मुझे दे देना अपने हिस्से को काट के, ठीक है। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि 10 रुपये दिया तो ये 20 रुपये ऐसे दे देगा, ठीक है। तो ये जो है ये जर्नल क्या करेगा, जो एडिटर होगा इसका,
ये क्या करेगा कि फायरवॉल से, ये पे वॉल से प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर पैसे अच्छे मिले हैं, अच्छा रिसर्च है, तो इससे क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर देगा और इसे बेचेगा और इसे खूब पैसे बनाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये खबर थी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और अगर इन फ्यूचर अगर हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम जब भी इंटरनेट पे कोई रिसर्च पेपर सीख करने की कोशिश करते हैं तो उस पर क्या करता है, जैसे 100 पेज का रिसर्च पेपर है तो उसमें 3 पेज ऐसे फ्री देंगे डेमो के लिए, ठीक है। और फुल PDF जैसे ही करेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा कि सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करिए, जिससे आप क्या करेंगे कि रिसर्च पेपर जितने भी होंगे वो पढ़ सकेंगे। पर वो तो किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का होगा, बट अगर दूसरी वेबसाइट पे दूसरा जर्नल है तो हमें दूसरे के लिए भी देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो जिससे सरकार ने क्या किया है, इससे इनिशिएटिव लिया है और इस पर काम चल रहा है, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये पढ़ रहा था तब तो काफ़ी अजीब सा लगा एक, कि सरकार कह रही है, अभी ऐसे नाम नहीं लूँगा, खैर छोड़िए। तो सरकार ने कहा है कि जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, क्या है, हमारे रेल मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मिनिस्टर है, ठीक है। तो इन्होंने राज्यसभा में बताया कि हमारे यहाँ करीब 3,12,000 वैकेंट पोस्ट हैं, और रेलवे में इनफैक्ट ये खाली हैं, जगहें खाली हैं, और सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न जोन में करीब 50% क्या है, 50% खाली हैं सीटें, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो अभी स्टाफ हैं जो करंट पोस्टेड हैं वहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि वो एक लंबे 16 आवर्स का क्या कर रहे हैं, अपना शिफ्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट 24 आवर में आप 16 आवर का शिफ्ट कर रहे हैं, यानी डबल शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको रिलीव करने के लिए कोई वर्कर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, और ये नॉन गैजेटेड है, ठीक है। नॉन गैजेटेड यानी कि जो अगर कोई वहाँ पे कर्मचारी है, जैसे TC हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया, इंजीनियर हो गए, टेक्नीशियन हो गए, तो ये सब स्टोर कीपर हो गए, ठीक है। और जो ये ग्रुप D वाले होते हैं वो हो गए। तो यहाँ पे स्टाफ की कमी है, जिससे प्रॉब्लम फेस कर रही है, और वहाँ के स्टाफ, रेलवे के स्टाफ बता रहे हैं कि हम ओवर टाइम कर रहे हैं और हमें अपना काम करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वहाँ के स्टाफ, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, और हमारे देश का जो रियलिटी है वो, इनफैक्ट जो रेलवे सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला माना जाता है। तो इसमें अभी 3.12 लाख खाली है, तो और भी मिनिस्ट्री को अगर हम बात करें, अगर डेटा दे दें तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, काफ़ी इंडिया और ब्रिटेन ने अच्छा सा काम किया है। अभी प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा है, NRI डे, ठीक, NRI डे चल रहा है इंदौर में। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक सूरीनामे के प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है, और एक और कंट्री है वहाँ के भी आए हैं। तो जो सूरीनामे के प्रेसिडेंट वगैरह आए हैं, तो यहाँ से NRI में सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है। NRI डे में बहुत लोग आ रहे हैं, तो उनमें से ब्रिटेन के भी लोग आए थे, ठीक है। तो ब्रिटेन के जब लोग आए थे तो यहाँ पे एक इंडिया और ब्रिटेन ने साइन किया है यंग प्रोफेशनल स्कीम, ठीक है। और एक गुआना के आए हैं, मोहम्मद इरफान अली और ये चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। ये क्या है, यहाँ के इस बार के चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। तो यंग प्रोफेशनल स्कीम इंडिया और ब्रिटेन ने साइन किया है। इसमें क्या है कि 3,000 स्टूडेंट्स और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो क्या है कि एक दूसरे के देशों में जा सकते हैं 1 साल में, ठीक है। 2 सालों का ये टेन्योर होगा, यानी कि UK के इंडिया में जाएंगे और इंडिया के UK में जाएंगे। किस लिए? जॉब करने के लिए, ठीक है, रहने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये इंडिया और ब्रिटेन ने साइन किया है। और अगर हम बात करें इंडिया और ब्रिटेन की क्या क्या और साइन करने, तो FTA की बात चल रही है। FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, ठीक है। तो जो यंग प्रोफेशनल स्कीम है, इसकी बात जो हुई थी वो G20 समिट में हो गई थी। कहाँ पे? जब पिछली साल हुआ था बाली में, ठीक है। बाली में जब हुआ था तब हमारे मोदी जी और ऋषि सुनक के बीच में बातें हो गई थी कि इस पे काम चलेगा। तो अब ये साइन हो गया है, ठीक है।
तो अभी रिसेंटली किससे हमने यंग एज प्रोफेशनल स्कीम्स चालू किया, साइन किया है, वो किया है हमने ब्रिटेन से, ठीक है। खैर, एक अनाउंसमेंट है। मैंने आज पॉलिटी के जो देख रहा था मैं, इनफैक्ट मैं पॉलिटी सोच रहा हूँ कि पॉलिटी की वीडियोस बनाऊँ। तो पॉलिटी की जो वीडियो है वो करीब 75 चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत में 75 चैप्टर्स हैं, यानी कि करीब 2-2.5 महीने। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में वन पर जो एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करूँ, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, और ये वीडियो मॉर्निंग में आएगी, ठीक है। ये वीडियो मॉर्निंग में आएंगी, और जो ये न्यूज़पेपर की वीडियो है वो शाम को आएगी। और आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ, आज मैं किसी काम में व्यस्त हो गया था। तो ये मैंने कोशिश किया है। और जो पॉलिटी के वीडियोज़ हैं वो इस वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एक सेशन चलेगा। उसके बाद मैं ज्योग्राफी के पढ़ाऊँगा, उसके बाद हिस्ट्री वगैरह जो भी देखेंगे उसके हिसाब से हम पूरा करते रहेंगे, ठीक है। जो यूपीएससी है, यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर के हैं पॉलिटी के, ठीक है। अगर यानी कि पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ तो फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस उसमें मैं डिस्कस कर दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर सेकंड चैप्टर कर रहा हूँ तो सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चन देख लेंगे, या फिर अलग अलग देख लेंगे, पर मैं क्वेश्चन के साथ साथ कराऊंगा। और फिर अगर मैं ज्योग्राफी इन द फ्यूचर करा रहा हूँ तो ज्योग्राफी के भी सारे वीडियोस हम करा देंगे, ठीक है। ये थी एक अनाउंसमेंट, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल तब तक रखिए, बाय बाय, टेक केयर।